हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके मस्ती। दोस्तों, आज से हम लोग एसएससी जीडी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज जीएस का शुरू कर रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। यदि आप अभी से तैयारी शुरू कर देते हैं तो मैं आशा करता हूं कि एग्ज़ाम के टाइम तक आपकी जीएस की तैयारी काफ़ी ही बेहतर हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम केवल जीएस के पार्ट को कंप्लीट करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन 26 से शुरू हो रहा है, इसलिए हम लोग बीच से ही उठाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, टपकणन सिद्धांत मतलब आप मात्रीय सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नज़रअंदाज करता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले टपकणन सिद्धांत को समझ लीजिए। टपकणन सिद्धांत जो है अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है, एक प्रकार का अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है जो व्यापार एवं धनी लोगों के ऊपर लगाए गए कर को कम करने के पक्ष में अपना सिद्धांत देता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आय वितरण। आय वितरण से संबंधित है, क्योंकि टैक्स से रिलेटेड है, इसलिए इसका आंसर आय वितरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में इसका उल्लेख किया गया है। और लेखा परीक्षक जो है केंद्र और राज्य सरकार के लेखा परीक्षक और सरकारी कंपनियों की लेखा परीक्षा का ही काम करता है, वो स्थानीय निकाय का लेखा परीक्षण नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र मामला किस वर्ष में हुआ था। तो काकोरी षड्यंत्र मामला जो है दोस्तों 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जो कि ये ट्रेन सहारनपुर से लखनऊ अप ट्रेन थी, डाउन ट्रेन थी, जिसको लूट लिया गया था। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी और अशफाक उल्ला खान ने इस ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया था। ठीक है, जो काकोरी षड्यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1925। ठीक है दोस्तों, 9 अगस्त 1925 के दिन ये घटना हुआ था। 1924 में कर्नाटक का बेलगाम अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में हुआ था, भारत में 1928 में प्रवेश किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ताजमहल को संगमरमर में स्वपन ए ड्रीम इन मार्बल कहा जाता है, किस स्मारक को पत्थर में स्वपन कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पंचमहल है, पंचमहल को पत्थर में स्वपन के नाम से जाना जाता है। इसको अकबर ने बनवाया था और यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमहल। पंचमहल इसको अकबर ने बनवाया था अपने इंटरटेनमेंट के लिए, और ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ठीक है दोस्तों, बाकी बचे ऑप्शन की बात करें अगर, तो रंग महल जो है, रंग महल दोस्तों ये राजस्थान में स्थित है। लाल किला आप सभी जानते होंगे दिल्ली में स्थित है। और बहाई मंदिर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोग इसका नाम पहली बार हमको लग रहा है कि सुन रहे होंगे। तो बहाई मंदिर जो है, इसका नाम तो दूसरा नाम सबसे पहले जान लीजिए कि इसको लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। लोटस टेम्पल, LOTOUS, लोटस टेम्पल। ठीक है दोस्तों, लोटस टेम्पल के नाम से जाना जाता है। तो ये लोटस टेम्पल कहाँ है? दिल्ली में, और लोटस टेम्पल को ही बहाई मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप सभी बात। रंग महल राजस्थान में, लाल किला दिल्ली में है, बहाई मंदिर दिल्ली में है, और पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में, इसका निर्माण अकबर ने करवाया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, स्वपन में पत्थर के नाम से भी जाना जाता है पंचमहल को। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लिंग अनुपात की गणना कैसे की जाती है। तो भारत में लिंग अनुपात की गणना जो है दोस्तों, प्रति
1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें है? तो सहचर कोशिका, सहचर का मतलब समझ लिए सर्वप्रथम पहले आप लोग दोस्तों। सहचर का मतलब होता है, ये जो सहचर होता है ना, फ्लोएम उत्तक का एक तत्व होता है। और जाइलम और फ्लोएम ये सब किस में पाया जाता है? पेड़ पौधों में। ठीक है ना दोस्तों, तो पेड़ पौधों में केवल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आवृत्ति बीजी हो जाएगा। तो सहचर कोशिकाएं केवल और केवल आवृत्ति जीवी में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति जीवी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से क्या विद्युत रोधी है? तो विद्युत रोधी आप सबको पता होगा, लकड़ी एक विद्युत रोधी तत्व है। लकड़ी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं? तो वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में किस लिए उठते हैं दोस्तों? ये उठते हैं श्यानता और उत्प्लवन के कारण। तो श्यानता का मतलब आप समझते हैं दोस्तों? ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, ब्रेक के लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा ज़रूरी बाहर जाना पड़ गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिस कारण से वायु के बुलबुले तरल पदार्थ में उठते हैं, तो वो कारण क्या हो जाएगा सर दोस्तों? श्यानता और उत्प्लवन के कारण। श्यानता और उत्प्लवन के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट दोस्तों, जियोलाइट कहते हैं हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट को जियोलाइट कहा जाता है। हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, इसको जो है दोस्तों जियोलाइट के नाम से जाना जाता है। यह जो है ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है और यह आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। इसका आकार कैसा होता है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह, और यह मतलब आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक के रूप में यह काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? किस कारण से तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता होती है? तो ये जो दोस्तों है दाब में भिन्नता के कारण, दाब में भिन्नता के कारण ही तरल पदार्थों के क्वथनांक में भिन्नता पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वायु में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो वायु में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो है कूड़ा कचरा। कूड़ा कचरा के कारण ही वायु में सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है। आप लोग देखते होंगे जहाँ इधर उधर जहाँ भी देखिए कूड़ा कचरा इतना दिखेगा आपको, जिसकी वजह से यह विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कूड़ा कचरा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से सर्वोच्च साक्षरता दर किस राज्य में है? तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें मिजोरम आंसर होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में केरल रहता तो केरल राइट आंसर होता, क्योंकि केरल की साक्षरता दर दोस्तों 96.2% है और मिजोरम उससे थोड़ा सा कम आता है, 94% लगभग इसका साक्षरता दर है। ठीक है दोस्तों, अगर ऑप्शन में हमारा केरल नहीं है इसलिए मिजोरम ही राइट आंसर होगा। अगर ऑप्शन में केरल रहता तो केरल राइट आंसर होता, क्योंकि केरल का साक्षरता दर 96% है लगभग और मिजोरम का 94% है लगभग। ठीक है दोस्तों, तो इस हिसाब से हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो देखिए दोस्तों, लोकसभा के बैठक आयोजित करने के लिए जो न्यूनतम सदस्य संख्या होता है वो होता है 1/10, जिसे लोकसभा का कोरम कहते हैं। मतलब 1/10 सदस्य उपस्थित होना चाहिए लोकसभा के किसी भी बैठक के लिए। तो ऑप्शन देख लीजिए किसमें है? ऑप्शन नंबर बी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है? तो भारत में जनसंख्या की वृद्धि जो बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है? तो इसमें जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी हो रहा है। इसी के कारण भारत में जनसंख्या दर में वृद्धि हो रही है, क्योंकि जन्म तो ज़्यादा हो रहा है लेकिन मृत्यु कम हो रहा है। इसके वजह से जनसंख्या दर में काफ़ी वृद्धि हो देखने को मिल रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
आप ऐसी एक प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग पर धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? मतलब गरीब आदमी पर अमीरों से ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। तो इसको हम लोग दोस्तों प्रश्नगामी कर के नाम से जानते हैं, प्रश्नगामी कर। ठीक है दोस्तों मैं बता दूं आपको, ये जो जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में इसी से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप इसका एक नोट्स बनाइए और नोट्स बना के इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा। आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी हितबद्ध गुट का संबंध किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? क्वेश्चन है, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तन करना। हितबद्ध गुट का संबंध इसी से होता है दोस्तों। किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो इस अपनी पसंद के अनुसार सरकारी नीतियों में परिवर्तित करना। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा युग सही नहीं है? तो देखिए, शिवाजी का जो समकालीन था अफजल खान था, नूरजहां, महावत खां, ये भी ठीक है। अकबर, राणा प्रताप, ये भी सही है, इसका समकालीन था। अकबर ने राणा प्रताप के साथ युद्ध भी किया था। बैरम खान और बाबर और बैरम खान, तो देखिए दोस्तों इसमें ये गलत होगा, बाबर और बैरम खान, क्योंकि बैरम खान जो है अकबर के समकालीन था। ये अकबर का संरक्षक था। 1556 से 60 ईस्वी तक ये अकबर का संरक्षक रहा था। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो बाबर और बैरम खान सुमेलित नहीं है। अगर यहाँ पे अकबर और बैरम खान होता तब सुमेलित होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बाबर और बैरम खान, क्योंकि बैरम खान अकबर का संरक्षक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो जो दोस्तों इस ऑप्शन में आप जब देख रहे हैं आटाकामा जो मरुस्थल है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्वर्ण भंडार पाया जाता है। और ये आटाकामा जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। और थार रेगिस्तान जो है दोस्तों, थार रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अश्रु ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो अश्रु ग्रंथि जो है यह नेत्र गुहा में स्थित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा एथेनॉल। और एथेनॉल का रासायनिक सूत्र जो होता है दोस्तों, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों C2H5 और OH। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में। एथेनॉल का सूत्र होता है C2H5 और OH। ठीक है दोस्तों, एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? C2H5OH। किण्वन के पश्चात सबसे व्यापक रूप में मोलासे का प्रयोग निम्नलिखित में से इथेनॉल तैयार करने के लिए ही किया जाता है। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर क्या था इसका? एथेनॉल, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुए प्रदूषण से होता है? तो अम्ल वर्षा आप सभी को पता होगा दोस्तों, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के मिलने से अम्ल वर्षा बनता है। जब वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड वापस मिलते हैं तो दोनों मिलकर के अम्ल वर्षा या एसिड रेन करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सूत्र होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर नाइट्रोजन ऑक्साइड का होता है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है दोस्तों NO2 और प्लस SO2, ये दोनों के मिलने से बनता है अम्ल वर्षा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों भारत और पाकिस्तान के जो है एकदम नियंत्रण रेखा के ऊपर स्थित है।
सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के नियंत्रण रेखा के ऊपर एकदम स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, तो ये विवाद का कारण किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। तो कौन से ऑप्शन में है? तो देख लीजिए दोस्तों, भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक प्रसिद्ध उक्ति किसने लिखी थी? एक प्रसिद्ध युक्ति किसने लिखी थी? ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। तो ये पुस्तक जो है जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया पुस्तक है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जॉन किट्स का ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू थी। इसका राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऑप्शन ऊपर में है दोस्तों और कुछ ऑप्शन इसका नीचे छूट गया है। देखिए दोस्तों, इसका 2 ऑप्शन ऊपर में था और 2 ऑप्शन नीचे में। यहाँ पे देखिए, ऊपर में ए में है सुचिता कृपलानी, बी में है कुमारी पदजा नायडू, ऑप्शन सी में है दोस्तों श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा और ऑप्शन डी में है सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर सरोजिनी नायडू ही हो जाएगा, क्योंकि भारत की किसी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल जो है दोस्तों सरोजिनी नायडू ही बनी थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है? तो एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इसमें से है दोस्तों ये HTML जो आप देख रहे हैं, HTML ये एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है। आपने गूगल कभी खोला होगा, गूगल या क्रोम, तो उस पर देखते होंगे HTTP लिख के ऐसे कुछ आता है। तो वहीं एक प्रकार का एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और इसका फुल फॉर्म जो है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और इसका TCP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, इसका भी जान लीजिए साथ ही साथ। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है इसका, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और IP का मतलब होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल। और UDP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों ने 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट GK GS कवर किया और आज से हम लोग डेली एक 25 सेट का GK GS सेट चलाएंगे, जो आपको आने वाले एग्ज़ाम तक, SSC GD के एग्ज़ाम तक काफ़ी बेहतर तैयारी करवाएगा, अगर आप डेली एक सेट देखते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।